डॉक्टर चतुर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भरतपुर, राजस्थान। मैं आज बीए पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में निर्धारित जो आधुनिक हिंदी कविता से है, कवियों में से कवि अज्ञेय की कविता युद्ध विराम की व्याख्या प्रस्तुत करता हूँ। हमारी आज के पार्ट में पहले जो युद्ध विराम की पहले पार्ट में भी फर्स्ट पार्ट में कुछ कविताएं प्रस्तुत कर दी गई हैं। आज के सेकंड पार्ट में मैं अगले छंद से कविता प्रस्तुत करता हूं और फिर उसकी व्याख्या प्रस्तुत होगी। पर अभी कुछ नहीं बदला है, क्योंकि उधर का निजाम अभी उधर के किसानों को नहीं देता आज़ादी, आत्मनिर्णय, आराम, ईमानदारी का अधिकार। यह पद्यावतरण प्रयोगवादी कवि अज्ञेय द्वारा रचित युद्ध विराम कविता से है। इसमें तानाशाही शासक को सीमा पर अशांति का कारण बताया गया है। कवि इसमें विभाव व्यक्त करते हैं कि जो तानाशाह शासक है वह अपनी तानाशाही को कायम रखने के लिए और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए और अपने क्षुद्र पैसे आदि के लालच के लिए युद्ध को, अशांति को बराबर बनाए रखना चाहता है। हालांकि शस्त्र देश की जो आम जनता है वो भी युद्ध नहीं चाहती, पर उनको वो कोई अधिकार ही नहीं देना चाहता। और वह जो निजाम यहाँ प्रयुक्त हुआ है, ये कहीं न कहीं जो तानाशाही शासक हैं या फौजी शासक हैं या हमारे पड़ोसी देश के फौजी शासक हैं, उनके संदर्भ में कहीं न कहीं डिक्टेटर्स के लिए, तानाशाह के लिए प्रयोग हुआ है। कवि कहते हैं कि अभी कुछ नहीं बदला, अभी कुछ भी नहीं बदला है। युद्ध विराम हो गया, लेकिन युद्ध विराम के बावजूद भी अभी कुछ नहीं बदला है, क्योंकि मूलभूत परिवर्तन जो होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए हैं। क्योंकि उधर का निजाम, हमारे शत्रु देश का यानी जो शासक है, हमारे शत्रु देश का जो निरंकुश शासक है, वह अभी उधर के किसानों को नहीं देता आज़ादी। उधर के जो किसान हैं या जो किसान मजदूर वर्ग है या आम जनता कहें, आम जनता है, उनको वह किसी भी प्रकार की आज़ादी देना नहीं चाहता है। किसी भी प्रकार के आत्मनिर्णय का उनको अधिकार वो नहीं देना चाहता है। इस बात को कवि कहते हैं कि उनको कोई आराम नहीं देना चाहता, आत्मनिर्णय नहीं देना चाहता और ईमानदारी से जीवन जीने का अधिकार उनको नहीं देना चाहता। आराम से रहने का, ईमानदारी से जीवन यापन करने का अधिकार वो बिल्कुल नहीं देना चाहता। इसी कारण वहाँ पर और हमारी सीमाओं पर अशांति बढ़ रही है। कवि ने सैनिक शासन पर बिल्कुल प्रहार किया है, आक्षेप लगाया है और उसे ही समस्त अशांति का कारण उन्होंने इसे माना है। इसमें कवि की मानवतावादी भावना की बड़ी ही प्रखर रूप में अभिव्यक्ति हुई है। शब्दावली तत्सम प्रधान है। अभी नहीं, अगली जो पंक्तियां हैं, अगली व्याख्या जो पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों को मैं प्रस्तुत करता हूं, उसके बाद उनकी व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। नहीं, अभी कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं रुका है, अब भी हमारी धरती पर पैर की जलती पगडंडियाँ दिख जाती हैं।
अब भी हमारे आकाश पर धुएं की रेखाएं अंधी चुनौती लिख जाती हैं। अभी कुछ नहीं चुका है देश के जन जन का यह स्नेह और विश्वास, जो हमें बताता है कि हम भारत के लाल हैं, हम भारत के लाल हैं। युद्ध विराम की इन पंक्तियों में अज्ञेय कहते हैं कि युद्ध विराम भले ही हो गया हो, परंतु अभी कुछ नहीं बदला है तथा शस्त्रता का भाव रुका नहीं है। शस्त्रता अपनी जगह पर अडिग खड़ी हुई है। अब भी हमारी धरती पर शस्त्रता की ज्वलंत घटनाएं दिख जाती हैं। अब भी हमारे आकाश पर धुएं की काली लकीरें उठती हुई दिखाई देती हैं, जो देश में शांति स्थापना के लिए चुनौती बन जाती है। इस प्रकार विनाश और विध्वंस की आशंका अभी भी बराबर बनी हुई है। अभी भी हमारी भारतीय जनता में परस्पर स्नेह और विश्वास है तथा एकता की भावना है, वो जो हमें यह बताती है कि हम सब भारत माता के पुत्र हैं और शांति सद्भाव के लिए सदैव सजग रहते हैं। शत्रु अपनी नाकाम हरकतें और अपने स्वार्थों के लिए हम पे युद्ध थोपने, अशांति फैलाने, हमारे सद्भाव को ख़त्म करने, हमारी सीमाओं पर तनाव के लिए चाहे भले ही कितना ही रहे, लेकिन हमारे भारत माता के पुत्र शांति और सद्भाव के लिए सदैव सजग हैं। ये देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। कवि ने भारतीयों के परस्पर स्नेह सद्भाव को लेकर देश प्रेम का स्वर व्यक्त किया है। प्रतीकात्मक शैली का यहाँ प्रयोग है। पर्यायोक्त रूपक तथा काव्य लिंग अलंकार यहाँ प्रयोग में लिए गए हैं। वह हमें यह भी याद दिलाता है कि हम ही इस पुण्य भूखे क्षिति सीमांत के धीर दृढ़व्रती दिक्पाल हैं। हमें बल दो देशवासियों, क्योंकि तुम बल हो, तेज दो जो तेजस हो, ओज दो जो ओजस हो, क्षमा दो, सहिष्णुता दो, तप दो। हमें ज्योति दो देशवासियों, हमें कर्म कौशल दो, क्योंकि अभी कुछ नहीं बदला है, अभी कुछ नहीं बदला है। कभी जो युद्ध विराम के बाद भी युद्ध जैसी स्थितियां दिख रही हैं और शत्रु देश द्वारा हमारी सीमा पर हर तरह से तनाव बढ़ाने की स्थितियां पैदा करने की कुचेष्टा की जाती रही है, तो इसमें ऐसे में अपने देशवासियों को सावधान रहने का संदेश है और अपने जो देशवासियों में दृढ़ता, साहस, तप, सहिष्णुता आदि जो शक्तियां हैं हमारी, उन शक्तियों को फिर से संधान करने, उनको फिर से जागृत, पूरी तरह से जागृत करके रहने की आवश्यकता पर बल देते हुए वो कवि इस छंद में देशवासियों का एक तरह से आह्वान करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। क्षिति और सीमांत, यहाँ दो शब्द आए हैं, क्षिति और सीमांत। क्षिति धरती की सीमा का अंतभाग, क्षिति सीमांत दो शब्द हैं। तो धरती की क्षिति धरती से कहेंगे, धरती की सीमा का अंतभाग दिक्पाल आता है दिशाओं के रक्षकों के लिए। ज्योति प्रकाश पुंज के संदर्भ में प्रस्तुत हुआ है। इसमें अज्ञेय देशवासियों को सावधान रहने का संदेश देते हुए कहते हैं कि
के हमारा आपसी स्नेह भाव हमें यह भी याद दिलाता है कि हम इस भारत भूमि के सीमावर्ती भूभागों के धीर वीर एवं दृढ़ निश्चयी पहरेदार हैं। वह हमें यह भी याद दिलाता है कि हम ही इस पुण्य भू के क्षिति सीमांत के धीर दृढ़पति दिग्पाल हैं। तो ये हमारे जो सीमाओं के सीमावर्ती जो भूभाग हैं वहाँ के धीर वीर और दृढ़ निश्चयी हम पहरेदार हैं। हमारे सैनिक, हमारे लोग, हमारे भारत माता के सपूत, भारत माता के पुत्र। इसलिए है देशवासियों, हमें देश की सीमाओं की रक्षा के लिए बल दो, तेज दो, क्योंकि तुम स्वयं बलवान हो, तेजस्वी हो, तेजवान हो। जो भारतीय ओज, तेज, क्षमा, सहिष्णुता तप से संपन्न हो, वह देश की खुशहाली एवं सुरक्षा के लिए अपना अपना भाग प्रदान करे। अपने देश की संपन्नता के लिए हमें कर्म कौशल की बहुत ही महती आवश्यकता है। कर्म कौशल को हमें पूरी तरह से बनाए रखना है। हमें अपने सद्गुणों को पूरी तरह से और बनाए रखना है अभी भी, क्योंकि अभी भी युद्ध की आशंका समाप्त नहीं हुई है, अभी भी कुछ नहीं बदला है। इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है और अपने सारे गुणों के साथ कर्म पथ पर अडिग डटे रहने की आवश्यकता है। कवि ने देश प्रेम, कर्तव्यनिष्ठता तथा जागृति के भाव का संदेश यहाँ दिया है। अनुप्रास, यमक, रूपक और पर्यायुक्त अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। भाषा तत्संप्रधान है। अगली जो कविता मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वह कविता युद्ध विराम से न होकर एक छोटी सी कविता है। और जो पुल बनाएंगे के संदर्भ में आम जनता किस हिसाब से रास्ते का निर्माण करती है और उस पर कुछ इतिहास पुरुष आगे बढ़कर उस पर पुल से निकलकर और इतिहास रचना और इतिहास के रूप में एक महामानव के रूप में प्रस्तुत हो जाते हैं। जबकि वो साधारण से मनुष्य जो पुल बनाने वाले हैं वो अपने साधारण ही रहते हैं। जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे, सेनाएं हो जाएंगी पार, मारे जाएंगे रावण, जयी होंगे राम। जो निर्माता रहे इतिहास में बंदर कहलाएंगे। इतिहास के जो निर्माता रहे हैं वो बंदर कहलाएंगे। देखिए कवि बहुत ही वो एक लघु कविता है जो पुल बनाएंगे शीर्षक से, उसमें आगे कहते हैं कि जो पुल बनाएंगे आपस में जोड़ने का काम करेंगे, है ना, बड़े से बड़े काम करेंगे, वे अनिवार्य रूप से पीछे रह जाएंगे। वे पीछे रह जाते हैं। और पुल बनाने के संदर्भ में यहाँ पर पुल बनाने से है, आपस में जोड़ने से है। जोड़ने का जो भी काम करते हैं, पुल बनाने का जो भी काम करते हैं, रास्ते निर्माण करने के जो भी काम करते हैं, वह अनिवार्य रूप से पीछे रह जाएंगे। समुद्र पर पुल बनाए जाने पर श्री राम की सेनाएं उससे पार चली गई थी और उन्होंने लंका युद्ध में पराक्रम दिखाया था। उसमें रावण मारा गया था। श्री राम को विजय श्री मिली थी। उस समय पुल बनाने का काम नल, नील आदि बंदरों ने किया था तथा वे राम कथा के इतिहास में इसी रूप में प्रसिद्ध हुए और वो वनवासी उसी रूप में देखे गए। इस कविता में कवि ने मानव की आदिम दशा एवं उपेक्षा का संकेत किया है कि आदिम युग से ही जो साधारण मानव है, जो साधारण सा
प्राणी है वो बिल्कुल पीछे रह जाता है और जो विशिष्ट हैं वही आगे बढ़ते हैं। उन्हीं के रूप में इतिहास निर्मित होता है, इतिहास को निर्मित करते हैं। समासोक्ति अलंकार का प्रयोग है। प्रतीकात्मक शैली में कवि ने बताया है कि पुल बनाने वाले पीछे रह जाते हैं, जब उस पुल से पार होने वाले आगे बढ़कर विजयी हो जाते हैं तथा उन्हें ही लक्ष्य प्राप्ति में सफलता मिलती है। साधारण मनुष्य पीछे रह जाते हैं। तो आज के इस पार्ट में यहीं तक। आगे की कविताओं का अगला जो तीसरा पार्ट है वो कल बात करेंगे। धन्यवाद।